नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बबड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो 1 अप्रैल से पटरी पर दौड़ेंगी सभी ट्रेनें। रेलवे का प्लान तैयार, होली में बढ़ती डिमांड को देखते हुए मिल सकती है हरी झंडी। जी हां, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अप्रैल से सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे 1 अप्रैल 2021 से सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकता है। इसके लिए रेलवे ने तैयारी भी पूरी कर ली है। दरअसल 29 मार्च को होली का त्यौहार पड़ रहा है, जिसमें ट्रेनों की भारी डिमांड होती है। इसलिए यात्रियों को ट्रेनों के लिए मारामारी न करनी पड़े, रेलवे ने 1 अप्रैल से सभी ट्रेनों को पटरी पर उतार सकता है। इसमें जनरल, शताब्दी और राजधानी सभी तरह की ट्रेनें चलाई जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि कोरोना की स्थिति को नियंत्रण को देखते हुए रेलवे सभी ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे सकता है। अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो कोविड स्पेशल ट्रेनें हैं, जिनका किराया भी ज्यादा है। अगर सब कुछ सही रहा और तैयारियां हो गई तो सभी ट्रेनों का परिचालन जल्दी शुरू किया जा सकता है। लोग त्योहार में अपने घर ट्रेनों में जा सकेंगे और किराया भी कम देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में अमित शाह का ऐलान, कोरोना टीकाकरण खत्म होने के बाद लागू होगा CAA। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मातवा समुदाय सहित CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वो नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने कहा कि हमने गलत वादा किया। उन्होंने CAA का विरोध करना शुरू कर दिया और कहती हैं कि वो इसे कभी लागू नहीं होने देंगी। भाजपा अपने वादे हमेशा पूरा करती है। हम इस कानून को लेकर आए हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि जैसे ही कोविड-19 के टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म होती है, CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैंगोंग के बाद अब डेप्सोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी चीन की छुट्टी करेगा भारत। जाने कब हो सकती है वार्ता। जी हां, पैंगोंग लेक इलाके में सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों डेप्सोंग, गोंगरा और हॉट स्प्रिंग में टकराव खत्म करने के और सेना की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता हो सकती है। इसमें ये स्थान चर्चा का विषय होंगे। LAC पर 4 स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा टकराव पैंगोंग लेक इलाके में था, लेकिन इसके अलावा डेप्सोंग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि वहां टकराव के दौरान यथास्थिति में बदलाव नहीं हुआ था। अभी गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी हैं, लेकिन इन इलाकों में भी मई 2020 में पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह के अनुसार पैंगोंग से दोनों सेनाओं के बीच टकराव खत्म होने के समझौते के बाद अब बाकी जगहों पर भी तनाव घटने की उम्मीद है। पैंगोंग में भारतीय सेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर जिस प्रकार पोजीशन संभाल ली थी, उस स्थिति में चीनी सेना के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि वास्तव में चीन तनाव को खत्म करने का इच्छुक है तो अगली बैठकों में तीनों स्थानों पर पूर्व की स्थिति जल्द कायम हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LED लाइट की रोशनी पड़ेगी महंगी। कंपनियों ने दिए 5 से 10% महंगे होने के संकेत। जी हां, आने वाले दिनों में आपको LED लाइट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दाम में करीब 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल कुछ कल पुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित LED लाइट्स प्रोडक्ट्स की कीमतें 5 से 10% बढ़ सकती हैं। PTI की खबर के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सरकार से मुद्दे में तत्काल हल की मांग कर रही हैं। एल्कोमा ने कहा है कि LED लाइट बनाने में इस्तेमाल होने वाले ड्राइवर और NCPCB सहित घटकों के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क में 5 से 10% की बढ़ोतरी के बाद स्थानीय रूप से बने सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 रुपए का नोट नकली तो नहीं, RBI ने किया अलर्ट। जी हां, आपकी जेब में पड़ा 50 और 200 का नोट कहीं नकली तो नहीं है, एक बार चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि RBI ने इन नोटों को लेकर ग्राहकों को आगाह किया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, यानी वो छोटी करेंसी के नकली नोट बाजार में फैला रहे हैं। आरबीआई ने लोगों को नकली नोट के इस्तेमाल के लिए सतर्क किया है, साथ ही अलर्ट किया है कि जल्द ही मार्केट में छोटी करेंसी के नकली नोटों की बड़ी खेप आने वाली है। इसमें आम आदमी को सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसे लेकर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने वाली फेक वेबसाइट का भंडाफोड़। आपने तो नहीं कराया रजिस्ट्रेशन? जी हां, कोविड-19 टीकाकरण अपॉइंटमेंट के बारे में गलत सूचना फैलाने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट अब ब्लॉक कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि नकली वेबसाइट mohfw.xyz को ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया और उन्हें इस तरह की धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से दूर रहने का आगाह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट मूल स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट mohfw.gov.in जैसी दिखती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस बारे में जानकारी दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि एक नकली टीकाकरण पंजीकरण वेबसाइट का भंडाफोड़ किया गया है जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए धन एकत्रित करती थी। हमारी जांच के आधार पर इसे ब्लॉक कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में पेट्रोल, डीजल और शराब पर सरकार ने दी सौगात, आधी रात से हो जाएंगे सस्ते। जी हां, एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है तो वहीं एक राज्य ऐसा भी है जहां आज आधी रात से ईंधन सस्ते हो जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार शराब की कीमत में बड़ी राहत आज आधी रात से लागू करने जा रही है। जी हां, हम यहां आसाम की बात कर रहे हैं। ईंधन में लगी आग के बीच वहां के लोगों को सरकार एक तरह सौगात दे रही है। दरअसल असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के चरम पर पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 5 रुपए के अतिरिक्त उपकर को हटा दिया है। इसके अलावा असम के वित्त मंत्री ने कहा है कि शराब पर 25% अतिरिक्त उपकर भी हटा दिया गया है। खबर के मुताबिक नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को राज्य में बड़ी राहत मिलने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस फैसले राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की आंखों से आंसू निकल रहा है। प्याज जाने क्यों बढ़ रहे हैं दाम? जी हां, प्याज एक बार फिर आपके आंसू निकालने के लिए तैयार है। बेमौसम बारिश और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ही असर है कि एक महीने में प्याज के दाम दोगुने से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो प्याज साल की शुरुआत में 25 से 30 रुपए किलो बिक रही थी, आज वही प्याज कुछ शहरों में 60 रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। प्याज के दाम में पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा उछाल हैदराबाद में आया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुछ दिन पहले हैदराबाद में 1 किलो प्याज की कीमत 34 रुपए थी। अब 26 रुपए उछाल के साथ ये 60 रुपए पर पहुंच गई है। दिल्ली की बात करें तो ये प्याज इस वक्त फुटकर में 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। गाजीपुर मंडी में आम तौर पर प्याज 30 से 35 रुपए किलो बिकती है, लेकिन अब भाव 40 से 45 रुपए किलो हो गए हैं। नई प्याज मार्च के पहले हफ्ते में आना शुरू होगी, जिसके बाद कीमतें नीचे आने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी। प्रदर्शन कर रहे संगठन पूरे देश में करेंगे किसान महापंचायत। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। मोर्चे ने साफ कर दिया है कि जब तक विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता एवं उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बता दें कि विभिन्न कृषि संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठन ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसकी टीम राज्यवार महापंचायत के कार्यक्रम के लिए योजना बना रही है। किसान संगठनों ने इस कदम का ऐलान अपनी मांगों को लेकर देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन की घोषणा करने के एक दिन बाद किया है। इस बीच किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल पर लंबे समय से आधारभूत संरचना को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आने वाले महीने में गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए जा रहे हैं और इंटरनेट की सेवा बाधित होने की स्थिति में निपटने के लिए वाईफाई की सुविधा के लिए ऑप्टिक फाइबर बिछाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरा होगा घर का सपना। जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। जी हां, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों की किफायती आवास मुहैया कराने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ साल 2015 से किया जा रहा है। इसके तहत 20 सालों तक होम लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी मिलती है। फिलहाल देश भर में इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 रखी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार नंबर होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या के साथ ही आपको अपने पहचान प्रमाण पत्र कराना होगा, जिससे आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक के जरिए करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको निवास का प्रमाण पत्र देने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं। अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी देना महत्वपूर्ण है। इस योजना का लाभ लेने के लिए
लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाणित करेगा कि आपके पास पक्का घर नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत की संपत्ति का खुलासा। देश के 4 राज्यों के 13 शहरों में है संपत्ति, जाने कहां कहां फैला कारोबार। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद को किसानों का नेता कहते हैं। उन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं जिनकी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबी है, और कई तो इसी बोझ में दबकर खुदकुशी कर लेते हैं। किसानों की औसत कमाई जानते हैं कितनी है? एक महीने में सिर्फ 6,400 रुपए। अब सवाल उठता है कि किसान नेता कहने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की कमाई कितनी है? ज्यादातर किसान 6 महीने फसल उगाते हैं और 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, जो अपने खून से खेत सींचते हैं और दूसरों के लिए अन्न उगाते हैं। कृषि प्रधान भारत में हमारे किसानों की गरीबी किसी से छुपी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 100 में से 52 किसान ऐसे हैं जिन पर औसतन 1,40,000 रुपए का कर्ज है। राकेश टिकैत की 4 राज्यों में संपत्ति और 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। एक आंकड़े और अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की देश में 13 शहरों में संपत्ति है। एक अनुमान के मुताबिक राकेश टिकैत की संपत्ति 80 करोड़ रुपए की है। खुद को गरीब कहने वाले राकेश टिकैत की बेटियां भी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।